कहानी का शीर्षक है मेरी अर्धांगिनी। मेरा नाम अनिकेत है। कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी सौम्या से कुछ कहना चाहता हूँ, परंतु कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मगर आज तो मैं निश्चित ही कहकर रहूँगा, क्योंकि अब मेरे लिए चुप रहना मुश्किल हो रहा है। रात को मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी सौम्या ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। मैं हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा और चेयर पर बैठ गया। सौम्या ने खाना शुरू कर दिया था। तभी मैंने सौम्या का हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कहना शुरू किया, सौम्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो कि बेहद ज़रूरी है। सौम्या शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में प्रश्न के साथ थोड़ा दर्द भी साफ झलक रहा था। मुझे अचानक समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सौम्या से कहूँ, मगर मैं यह भी सोच रहा था कि मुझे सौम्या को तो बताना ही होगा। मैंने बड़ी शांति से सौम्या से को कहा, सौम्या, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे लगा जैसे मेरे शब्दों से सौम्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा कि अनिकेत, क्यों चाहिए तुम्हें तलाक। मैंने उसके सवाल को अवॉइड किया। तभी उसे अचानक बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने कटोरी उठाकर फेंक दी और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, अनिकेत, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सौम्या रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सज़ा यही दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के ड्राफ्ट पेपर तैयार करवाए, जिसमें लिखा था कि इस तलाक के बदले में सौम्या हमारा घर, मेरी कार और 40% शेयर मेरी कंपनी के ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए, वो आज मेरे लिए अनजान बन चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का एहसास है जो उसने मेरे लिए बर्बाद कर दिए। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। जो हो चुका है उसी मैं बदल तो नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और स्त्री को अपनी पत्नी से भी अधिक प्यार करने लगा हूँ। आखिरकार सौम्या के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की भांति था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं बहुत लेट घर आया। मैंने देखा सौम्या टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया और सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया और सो गया, क्योंकि पूरे दिन ऋचा के साथ रहने और ढेर सारे कामों ने मुझे थका दिया था। सुबह मैंने देखा कि सौम्या शायद रात को लिखते लिखते उसी टेबल पर सो गई थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने तलाक देने की शर्तें मुझे बताई। सौम्या मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने कहा कि यदि संभव हो सके इस 1 महीने में हम दोनों को वही पुराना जीवन जीना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे के एग्ज़ाम हैं। तो सौम्या नहीं चाहती थी कि हमारे टूटते हुए रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यही ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी की रात को मैं उसे उठाकर बेडरूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक
मैं उसे बेडरूम तक ले जाऊं और सुबह को बेडरूम से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह क्या पागलपन है, परंतु फिर मैंने सोचा इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त मान ली। मैंने ऋचा को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी सौम्या कितने भी अनर्गल तरीके अपना ले, फिर भी तलाक तो होना ही है। सौम्या और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर बेडरूम तक ले गया तो हम दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर ताली बजाकर खुश हो रहा था। सुबह को उसे गोद में उठाकर गेट तक ले जाना कुछ नॉर्मल लगा। उसके अगले दिन यह थोड़ा और नॉर्मल और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे कितने दिनों बाद मुझे ये खुशबू आई, या फिर कितने दिनों से मैंने उसके होने को महसूस ही नहीं किया था। वो पहले जितनी यंग नहीं थी और चेहरे पर भी कुछ हल्की रेखाएं उभर आई थी जो कि स्पष्ट नज़र आ रही थी, और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। मुझे लगा ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 वर्ष मुझे समर्पित किए थे, और 1 मिनट के लिए भी मैंने सोचा नहीं कि इन 10 सालों में इसका क्या हाल कर दिया मैंने। चौथे दिन जब मैंने सौम्या को उठाया तो वो पुरानी नज़दीकी लौटने लगी। सौम्या वही औरत थी जिसके साथ मैंने 10 वर्ष बिताए हैं। 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने सौम्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज़ ये करने से मैं स्ट्रोंग हो रहा था। एक दिन वो अपनी पसंद के कपड़े अलमारी से निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास ढूंढ नहीं पाई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े ढीले बनने लगे हैं। अचानक मैंने ध्यान दिया कि सौम्या काफ़ी दुबली हो गई है, और शायद इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था, पता नहीं कैसे। मैं आगे बढ़ा और सौम्या के सर को छू कर देखा। हमारा बेटा आया और बोला, अरे पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का टाइम है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। सौम्या ने हमारे बेटे को अपने पास बुलाया और ज़ोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं भावुकता में आकर अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से लिविंग रूम में से होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी शादी के शुरुआती दिनों की भांति। परंतु उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने कहा, सौम्या, हमारे जीवन से प्यार न जाने कहाँ चला गया। मैंने भावुकता में सौम्या से सवाल तो कर दिया, परंतु
उसका जवाब सुने बगैर ही मैं बड़ी फुर्ती से कूदकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। मैं बहुत जल्दी में था। मुझे लग रहा था कि अब एक पल की भी देरी मेरा मन बदल देगी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ऋचा के फ्लैट पर गया और लगातार घंटी बजाता रहा। ऋचा ने दरवाज़ा खोला और मैंने ऋचा से बहुत जल्दी जल्दी में कहा, सॉरी ऋचा, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। ऋचा ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और फिर मेरे सर पर हाथ लगाकर कहने लगे, अनिकेत, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने एक झटके से उसका हाथ हटाया और उसे कहा, माफ़ करना ऋचा, मुझे अब तलाक नहीं लेना है। मुझे लगता है कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के एक दूसरे पर ध्यान न देने के कारण एकदम बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिस दिन मैं सौम्या को शादी करके अपने घर लेकर गया था, उस दिन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे उसका साथ निभाना है। वो मेरी अर्धांगिनी है, यानी मेरे शरीर का आधा अंग, मेरे संग संग चलने वाली मेरी जीवन संगिनी। मेरी बात सुनकर ऋचा अचानक जैसे होश में आई और उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकान वाली सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा, इस पर क्या लिखना है सर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लिखो, मैं तुम्हें मेरे जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा। सेल्स गर्ल ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उस गुलदस्ते पर वही लिख दिया जो मैंने उसे कहा था। उस शाम जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक निश्चिंत सी मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक सौम्या मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं ऋचा के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी सौम्या की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है और वो सिर्फ मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। भले ही मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और एक अच्छा पिता बना दिया था। वो सचमुच मेरी अर्धांगिनी थी। दोस्तों, इस जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार, संपत्ति, बैंक बैलेंस, ये खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपने प्रियजनों, अपने माता पिता, अपनी पत्नी व बच्चों के लिए अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय अवश्य निकालें और हर वो काम करें जो आप सभी को एक दूसरे के करीब रखें। परिवार में प्रेम बढ़ाएं, तभी आप एक सच्ची खुशनुमा शादीशुदा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें
फिर मिलेंगे दोस्तों, एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।